मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी कि अगर हमको लोग आयरन हैंड डीजी के रूप में समझेंगे तो वो भी एक किताब है मेरे लिए। आपने अभी जिक्र किया कि पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है पद पर, तो क्या उस समय जो आपको हटाया गया था कुछ उसमें पॉलिटिकल प्रेशर था? पिछली बार जब बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि हम बीआरएस ले लेंगे, उसके बाद आपने बीआरएस नहीं लिया, कारण क्या? आपसे ये जानना चाहेंगे कोई ऐसी एक बात जो आप सोचे हो कि हम पुलिस सेवा में रहते हुए करेंगे और आज जब रिटायर हो रहे हैं तो इस बात का मलाल हो कि हम ये नहीं कर पाए? एमवी राव पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे? वही बात है। कई ऐसे आईपीएस अधिकारियों उनसे बात होती है तो वो बोलते हैं कि अब सिर्फ पार्टी का झंडा गाड़ी में टंगना बाकी रह गया। लीडर बदलने से, पॉलिटिकल लीडर बदलने से सर्विस पर कितना असर पड़ता है? तो झारखंड में जो नक्सलवाद की स्थिति है, क्या लगता है कि पुलिस ऑफिसर के चलते अभी जो नक्सलवाद है वो बचा हुआ है? क्योंकि जो उग्रवादी संगठन है, कहा जाता है कि पुलिस के ही कई पदाधिकारियों ने उसे खड़ा किया। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी, झारखंड के पूर्व डीजीपी और वर्तमान में डीजी होमगार्ड रहे एमवी राव आज रिटायर हो चुके हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, पहले तो करीब 34 साल की सेवा जो है आज खत्म हुई है, कैसा लग रहा है? अच्छा है। इनफैक्ट आज का दिन जो इतना लंबी सफ़र तय करके इस नौकरी में और एक सम्मान के साथ इस पारी को कंप्लीट करना एक हम समझते हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आगे जो सेवा में रहते हुए समय नहीं मिल पाया, कुछ जो चीज़ हमको पसंद है वो करने के लिए, तो आगे उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। क्या पसंद है और क्या करना है? अब देखिए, बेसिकली मैं एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आता हूँ और हम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना साल नौकरी, इतना व्यस्तम नौकरी में भी मैं कभी भी अपना गांव जाना, अपना लोगों से मिलना, अपना परिजनों से मिलना, सबसे हर मौके पर उनके साथ रहना कभी भूले नहीं है। कभी कभी मिस किया था बहुत व्यस्तम समय में। पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी, जब आप डीजीपी के पद से हटे थे, तो आपने कहा था कि खेती करेंगे, तो क्या लगता है कि खेती? ये तो क्योंकि वो तो हमारा अपना खानदानी पेशा है। तो मैं तो नौकरी में चला आया ऐसा घूमते फिरते, लेकिन वो हमारा दिल का अपना एक बहुत दिल से जुड़े हुए मामले हैं। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हमारा बाप दादा पिताजी और उनके पूर्वज जितना भी वो जिस खेती में मेहनत करके हम लोग को खिलाया, उसको अभी भी हम लोग रखे हुए हैं। हर कोई जो है जिसका सर्विस खत्म होता है, रिटायर होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें याद किया जाए। तो हर किसी का अपना एक रिव्यू सिस्टम होता है, अपने अंदाज में हर किसी का जो है वो पैमाना निश्चित करता है। एमवी राव, क्या लगता है आपको कि कैसे झारखंड की जनता या फिर जब बिहार था तो दोनों की जनता कैसे याद करे आपको? देखिए, ऐसा है कि जनता हमको कैसे याद करेगा, हम कैसे तय कर सकते हैं? तो मेरा एक अभी मेरा बोलने से तय थोड़ी होती है। मेरा पिछले 32 साल का जो इन लोगों के बीच में मैंने समय बिताया, अपना सेवा दी, तो ये सब का क्यूमुलेटिव जो इमेज जो बना है उससे वो हमको याद करेंगे। किसी भी आईपीएस पदाधिकारी का यह ख्वाब होता है कि वो डीजीपी के पद तक जाए। आप वहाँ तक रहे, अब उसके बाद रिटायर हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय तक रहे। पिछली बार जब आप उस पद से हटे थे तो थोड़े उदास थे। जब हम आपसे बात हो रही थी तो थोड़े आंख में आपके आंसू भी आ गए थे पुराने दिनों को याद करके। आपने अभी जिक्र किया कि पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है पद पर, तो क्या उस समय जो आपको हटाया गया था कुछ उसमें पॉलिटिकल प्रेशर था इसलिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सब बिल्कुल ही नहीं है। वो तो वैसा कंट्रोवर्सीज नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति या किसी भी पदाधिकारी से समाज बड़ा है और समाज का कामकाज को देखने वाले और जो जनता द्वारा चुने गए सरकारों का अपना जवाबदेही होती है अपना जगह पर, और उनको ये अधिकार है कि किस पदाधिकारी को क्या भूमिका देना चाहिए। उससे हमको कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं। अब बिल्कुल गलत समझाए मुझे, मैं कभी किसी का भी कभी हम नहीं बोले थे कि किसी ट्रांसफ़र के बारे में, कुछ किसी के बारे में कोई टिप्पणी मैंने कभी नहीं किया। इसलिए मैं बिल्कुल इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ
कि चुने हुए सरकारों को अपना अधिकार है अपना विवेक से लोगों को किसको क्या काम देना है वो देखने का। ठीक है, नियम कानून अपना जगह पर है, उनका पालन करेंगे और हमें कोई शिकायत किसी से नहीं है। मैं शुरू से इतना साल की नौकरी में बिहार से शुरू करके यहाँ तक, ये सब मैंने सुबह में भी आपके मित्रों से शेयर किया था। और इसको भी आप लोग इस तरह से मरोड़ के देखना नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं। मैंने कहा कि 27 जगहों पर मेरा पोस्टिंग हुआ, 27 तरह का पोस्टिंग मैंने किया 34 ईयर्स में। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी को आलोचना कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इतना विशाल एक रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब करीब उसमें करीब 10-11 ज़िले है, 2-3 रेंज है, 2 स्टेट है, एक पैरामिलिट्री फोर्स है, एक एंटी करप्शन ब्यूरो है, एक स्पेशल फोर्सेस का है, और एक दिल्ली में झारखंड भवन का है, एक होमगार्ड का है, एक डीजीपी का है। तो एक मैं उस उद्देश्य से बोल रहा था। और 34 ईयर्स में 27 पोस्टिंग्स, कोई बहुत मुझसे भी ज़्यादा पोस्टिंग्स हुआ वो लोग, बहुत सारा अफसर देश में। तो इसलिए उसका मतलब ये नहीं है। पिछली बार जब बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि हम बीआरएस ले लेंगे, उसके बाद आपने बीआरएस नहीं लिया, कारण क्या? आप देखिए, आप ये बात जो है ना, बहुत एक तरह का अनावश्यक विवाद लोग खड़े किए थे। मैं कभी भी, आप कोई भी आपका पत्रकार बंधुओं के पास कहीं भी कोई मिला हो, एक ऐसा मेरा विचार व्यक्त करना इधर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कि कहीं मैं ये बात कहा हो कि हम बीआरएस ले रहा है, ये पता नहीं कहाँ से लोग इसको निकाला। ये बात सही है कि जब मैं उस पद से मुक्त होकर आ रहा था तो मैं अपने मित्रों को बोला कि आगे मिलते रहेंगे, ये तो कोई भी बोलेंगे ना चल रहा है तो दिल्ली हैदराबाद में जो भी आएंगे मिलते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी दिन दिल्ली हैदराबाद चले जा रहा है। तो जो कंट्रोवर्सी आप क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम जवाबदेह नहीं ना हैं। मैं आज भी बता देता हूँ कि अगर किसी के पास कोई ऐसा आधार है कि मैं कभी बताया था कि हम बीआरएस ले रहा है तो लेके आइए, हम बता देंगे। अच्छा, हर व्यक्ति चाहे वो सर्विस में हो या फिर कहीं जॉब में भी हो, तो उसका एक ध्येय होता है कि हमें ये चीज़ करना है। जब आप आज रिटायर हो गए हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कोई ऐसी एक बात जो आप सोचे हो कि हम पुलिस सेवा में रहते हुए करेंगे, और आज जब रिटायर हो रहे हैं तो इस बात का मलाल हो कि हम ये नहीं कर पाए? कुछ भी मलाल नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन उसमें बहुत कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और दूसरा है कि ये एक सरकारी नौकरी है और उसमें उसको केवल एक नियम कानून के दायरे के अंदर ही करना है। ये आपका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, लैब नहीं है जो आप चाहेंगे करेंगे। और सबसे पहले मैं एक बात का ऊपर आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि पुलिसिंग खास करके एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो आप एक डायनेमिक सोसाइटी से डील कर रहा है और उस सोसाइटी में बहुत सारे चीज़ आपके नियंत्रण के बाहर है। लोग किस समय क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसा विचार करेंगे, किस बात को कैसा रिएक्ट करेंगे, वो पुलिस या कोई सरकारी नियंत्रण में रहने वाला चीज़ नहीं है। सरकार, समाज का अपना एक चाल है, हर समाज का अपना एक चाल है, हर समाज का अपना कुछ एथोस है, अपना कुछ तौर तरीके हैं। तो उसमें अचानक उस चर्निंग से कुछ चीज़ें निकलता है, कभी अमृत निकलता है, कभी हालाहल निकलता है। तो उसको कैसा डील करना है किस समय, वही पुलिसिंग है। तो उसको बहुत सूझबूझ से करने वाले काम हैं। और मैं अपना अफसर्स को भी लगातार बोलता, कभी ये भ्रम में मत रहना कि आप दुनिया को शासित करेंगे, नहीं। अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक गतिशील समाज में बहुत सारे चीज़ हर सेकंड बदलते रहता है, हर सेकंड बदलता रहता है। अब वो एग्जाम्पल के तौर पर कहने के लिए अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीज़ उस टाइप का होता है।
कि अचानक घटने वाला चीज़ है। कहीं मान लीजिए दुर्भाग्यवश किसी गाड़ी किसी को धक्का मारते हुए चला गया, तो ऐसा भी कुछ समाज है जहाँ पर गाड़ी चलाने वाला एक धर्म का है, जिसको धक्का लगा दूसरा धर्म का है, वो एक तरह का ऐसा बवाल को पैदा करता है कि जनरली नहीं होना चाहिए। क्योंकि अनलेस अगर आप ये प्रूव नहीं करेंगे कि ये धक्का मारने वाला उसको जानवर का धक्का मारा है जानबूझकर, तो एक्सीडेंट कोई किसी से हो सकता है। तो और खास करके जिस तरह से केओटिक सिचुएशन हम लोगों का अपना सड़कों का है, पूरा देश में यही का नहीं है, तो और जिस तरह का जनसंख्या है, जिस तरह का हम लोगों का वैरायटी ऑफ व्हीकल्स है, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि पुलिसिंग बहुत गहराई से समझ के करने वाला चीज़ है। ये बहुत लोग समझता है कि एक सिपाही या कोई अफसर अपना एक बंदूक और एक लाठी लेके निकलने से पुलिसिंग होता है। इससे बड़ी नासमझी कुछ नहीं हो सकता है। पुलिसिंग एक बहुत ब्रेनी चीज़ है, बहुत एकदम दिमाग लगाना है, बहुत समझना है, और ये दिमाग लगा के करना का पुलिसिंग में और लाठी भाला लेके चलने वाला पुलिसिंग में बहुत अंतर है। और एक में समाज में शांति बनेगा, दूसरा में समाज में अशांति बनेगा। राव किसके पक्ष में रहते हैं हमेशा, क्योंकि जब डीजीपी आप थे सर? बिल्कुल एकदम एक टेट रूप से मैं बताता हूँ, बिना किसी हिचक के। मुझे इसका कोई चिंता नहीं कौन क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मेरा बहुत ही लिबरल विचारधारा रहा जब से हम होश संभाले हैं। जात धर्म इसका जो अंतर मैं कभी उसका अहमियत नहीं देता हूँ। इंसानियत को बहुत अहमियत देता हूँ मैं, और इस विचारधारा के चलते मैं बहुत कुछ खोया भी ज़िंदगी में, मतलब नौकरी के रूप में, उसकी चिंता मुझे नहीं है। क्योंकि आखिर अगर इस दुनिया में शांति स्थापना होना है, लोगों को, इंसान को इस दुनिया में अच्छी तरह से शांति से सुख से जी के अपना ज़िंदगी एक ऐसा तरीका से बिताना है, तो एक ही रास्ता है, तो उसमें दूसरा रास्ता नहीं। एक है कि सबको सम्मान देते हुए, सबका रीति रिवाजों को, सबके भाषा, सबके खाने, सबका तौर तरीकों को सम्मान देते, एक दूसरे को सम्मान देते हुए इधर कोएग्जिस्टेंस रहे, नहीं तो एक दूसरे को हमेशा नफरत के आग में जलते रहे। दो ही, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। इधर यू कोएग्जिस्ट विथ ऑल द डाइवर्सिटीज, और यू कीप फाइटिंग एंड देन एक दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहे। और तीसरा कोई चीज़ है तो मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है कोई विद्वान लोग जानेंगे। दुनिया में बहुत सारे समाज है, बहुत सारे हम लोगों के सामने इतिहास है। ये बार बार जो प्रूव किया था कि सिंपल, बहुत तो ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं समझने के लिए कि इस पूरे दुनिया में अगर आप लोग भगवान को मानने वाला है किसी भी रूप से, किसी भी नाम से, तो इसका जो सर्वशक्तिमान जो है एक है, उनको जिस नाम से बोलिए, क्योंकि दो नहीं हो सकता है। आपके लिए दूसरा, अगर आपके लिए अलग मेरे लिए अलग होता तो हम जैसा लड़ेंगे वो भी लड़ना चाहिए, लेकिन कभी लड़ते तो दिखा नहीं हम लोगों को। तो ये सिंपल सोच है। तो इस दुनिया को शासित करने वाला कोई सुपर नेचुरल फोर्स है, जिसको आप जिस नाम से बुलाइए, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जब हम यहाँ जन्म लिए, जितना अधिकार आपको है एकदम पूरे आनंद से जीने का, उतना अधिकार हमको भी है, दूसरा तीसरा को है, चौथा को है, सबको है, सभी जीवियों को है। ये जब हम लोग समझ के इतना स्पेस एक दूसरे को दे के चलेंगे, तो कन्फ्रंटेशन का, हेट्रेड का और हिंसा का कम से कम अवसर मिलेगा। लेकिन जब सोचेंगे कि हम सुपीरियर है, हम जो बोल रहा है यही होगा, बाकी लोग गलत है, ये है वो है, तब तो दिक्कत होगी। एमवी राव पॉलिटिक्स में आना चाहें? वो आगे की बात है। अभी एज आई टोल्ड यू, अब 3-4 महीना हम लोग बढ़िया से अपना
क्योंकि इतना दिन कुछ ऐसा चीज़ है जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाया, पहले वो सब चीज़ों को हम लोग संभाल ले। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं जाके इलेक्शन लड़ लेंगे, कुछ करेंगे वो करेंगे। जो हम लोग अपना विचार बोलना कोई गलत बात नहीं है। जहाँ पर 10 आदमी मिलेंगे तो कुछ बात होती है, उसका मतलब नहीं कि पॉलिटिक्स वो कर रहा है, वो नहीं है। लेकिन हर नागरिक को, क्योंकि ये चीज़ आपका लाइफ को इम्पैक्ट करता है, जो हमारा जीवन को प्रभावित करने वाला कोई चीज़ पर सोचने का अधिकार मुझे है, आपको है, सबको है, और उस पर अपना राय व्यक्त करने का, और ज़रूरत पड़ने पर आपका राय को 10 जगह प्रचार करने का और उसका एक असर बनाने का अधिकार सबको है। तो कुछ उसका दूसरा अर्थ निकालना चाहता है तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं उसके लिए। तो नहीं, आयरन हैंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी कि अगर हमको लोग आयरन हैंड डीजी के रूप में समझेंगे, तो वो भी एक किताब है मेरे लिए। तो कोई कहेंगे कि बहुत सख्त डीजीपी है, तो कौन खराब है भाई, तो उसकी नहीं है। और अगर कोई आहत है मेरे व्यवहार से, या मैं ऐसा कोई काम किया जिनके चलते किसी को नाजायज़ रूप से नुकसान पहुंचा, तो आप ज़रूर मेरा संज्ञान में लाइए। मैं कहीं भी हो तो उनका सामने जाकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने के, क्योंकि इसमें कोई दूसरा भी ये नहीं है। तो हम हमेशा ये ध्यान रखते थे कि बात या व्यवहार से किसी को ठेस नहीं पहुंचे। तो हम लोग क्रिमिनल से कितना भी कड़ाई से पेश आए, एक नागरिक से हम लोग कभी ऐसा बात नहीं करते थे। अच्छा सर, 34 साल का आपका पूरा ये सर्विस रहा, कोई एक ऐसा मामला, एक ऐसा अनुसंधान, एक ऐसा केस जो आपको याद हो, उसको याद कर सुकून भी लगता हो कि इस सेवा में आने का जो कारण था वो आज सफल हो गया? देखिए, बेसिकली एक बात तो तय है कि न्याय सबका अधिकार है, और न्यायालयों में पहुंचने के पहले भी मिल सकता है, अगर जो सरकारी तंत्र जो है वो ढंग से काम करे। और बहुत बार कानून का पालन और न्याय में बहुत अंतर होता है। मैं एक सिंपल उदाहरण बता देता हूँ। मैं एक ज़िला में एसपी था, वहाँ पर एक पति पत्नी और उनका एक छोटी 2 साल की बच्ची एक जगह पर नौकरी करते हुए रह रहा था। उनके अलावा उनका परिवार में उस एरिया में कोई नहीं है। तो एक दिन खबर आया था कि वो पति जो है उनका पत्नी को हत्या कर दिया, और वो छोटी 2 साल की बच्ची जो है वो रो रही थी। तो हम लोग गए सब, मैं एसपी था। अब कायदे से क्या करना चाहिए कि पति को जेल भेज देना है और पत्नी को पोस्टमार्टम कराने के, अगर कोई क्लेम करने वाला है डेड बॉडी दे दे, नहीं है तो मॉर्चरी में रख के, नहीं तो कोई कोर्ट का परमिशन लेके डिस्पोजल करे। लेकिन ये बच्ची को क्या करेंगे? ये तो अपना माता पिता को छोड़कर किसी को पहचानती नहीं है, और इतना अनकंट्रोलेबली रो रही थी कि हम लोगों का कलेजा फट जाते है। दुख हो रहा था देख के, कोई दूर दूर तक कोई नहीं है। और उसका बाप को क्योंकि माँ तो कुछ हिल नहीं रही थी, मर गई, बाप को चिपक के रो रहे थे। तो शाम का समय हो गया, तो मैं अपने इंस्पेक्टर साहब और डीएसपी को बताया था, देखिए भाई जी, ऐसा करो, आप इनको अभी पकड़ के जेल भेजना, थाना में बंद करना छोड़ दो, इनको घर में रहने दो अपना बेटी को देखभाल करते हुए, और बाहर में 2 सिपाही लगा देना, और इनका कोई रिलेटिव्स बहुत दूर में कहीं है, वहाँ के लिए कब्र भेज दो, यानी तो आदमी भेज दो, आए और आके इस बच्ची को संभाले, और वो बच्ची उनको पहचान के 1-2 दिन रहे। उसके बाद 2-3 दिन के बाद इनको हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। तो वो लोग बोला सर कानून इसको इजाज़त नहीं देता है, हत्यारा है, अभी तुरंत पकड़ के जेल भेजना है, अगर अब भाग जाएगा तो हम लोग नौकरी फंसेगा फला नहीं। मैंने कहा देखो यार, ये सब चीज़ों से ऊपर है इंसानियत। अब ये 2 साल की बच्ची, अबोध बच्ची जो जिस तरह से रो रही है, तो हमको दिल नहीं लगता नहीं है कि इनका बाप को जेल भेज के इनको रात भर रो के एकदम बेहाल हो जाए। आप संभालेंगे इनको?
हम लोगों के परिवारों में कोई महिला संभालेगी इस बच्ची को तो पाप लगेगा, रहने दो। भागेगा तो भागेगा, कहाँ भागेगा? दो डोर है, दोनों साइड दो दो सिपाही लगा दो, रख के 2 दिन रहा, इस बीच में अपना बेटी को संभालते रहा। तब तक कोई दूर का रिश्तेदार लोग आया, उनको समझा कि हम लोग उस बच्ची को उनको देखे और तब इनको हम लोग जेल भेजे। मैंने कहा कि ये जो गैप है कानून का रिक्वायरमेंट और न्याय में बहुत अंतर है। तो इसको दैट्स वाई जो भी कानून है उसको एक ह्यूमन टच के साथ इम्प्लीमेंट करना है। सर सचमुच मेरे दिल दिमाग में भी ये बात आती थी कि जैसे कि जब भी आप एसपी हो या कोई पदाधिकारी हो, नंबर सार्वजनिक होता है, हर कोई फ़ोन कर सकता है। तो मैं अक्सर कई एसपी को देखता हूँ 12 बजे फ़ोन कीजिए, 1 बजे फ़ोन किए, एक बार में उठा लेते हैं। तो ये जब सेवा में आने के बाद सोने का जो समय है वो कम हो जाता है। आप कितने देर सोते थे? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं 2004 में डीआईजी बना, मतलब ऑलमोस्ट 17 साल नौकरी के बाद। तब तक मैं बहुत कम मौका होगा जब मैं 1-1:30 बजे कभी सोए होंगे रात में, जब तक हम एसपी रहे। तो डीआईजी बनने के बाद लगभग 10 बजे तक सो जाता था। अब उसके बाद जब विजिलेंस ब्यूरो, एडीजी वगैरह बनने के बाद एकदम मेरा टाइम इतना रेगुलेटेड है कि 9, साढ़े 9 बजे सो जाए ना, 4:30 बजे पक्का, चाहे वो कितना भी ठंडा हो, गर्म हो, बारिश हो रहा हो, 4:30 आई वेक अप एंड 5:30 तक रेडी। देन 2 घंटा मैं अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पूरा। तो अब उस समय मैं दुनिया छोड़ दो, अगर कोई इमरजेंसी छोड़कर, सबसे पहले पिछले 24 घंटा का मेरा कार्यकलाप, उसमें मेरा क्या मानसिक स्थिति रही, मैं क्या किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया या कोई ऐसा अनैतिक काम किया, क्या जो काम मैं किया उससे अच्छा कर सकते थे, या किसी से बिगड़ गया तो बिना बिगड़े ये काम कर सकता था, ये सब आधा घंटा अपने आप सेल्फ डायलॉग, मतलब मैं अपने आप से बात करता हूँ आधा घंटा के लिए सुबह में। तो उसमें तय हो जाती है कि कितना गलत हम कर रहा है, कितना सही कर रहा है। तो उसमें अगर कोई सुधार आ सकता है तो भगवान से मदद मांगता है कि सुधार के लिए आप हमको मदद करें। सर अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया, जितने भी लोग इसमें पास होते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बधाई देने वालों का तांता लग जाता है। आपका जब 1987 में रिजल्ट आया था, उस समय आप कहाँ थे? पिछली बार जब बातचीत हो रही थी तो आपने बताया था कि भाई जो है बहुत पढ़ाने लिखाने में मदद की। कैसे परिवेश से आप आते हैं, और जब रिजल्ट आया तो उस समय परिवार हम लोगों का जब रिजल्ट आया तो कोई जानता तक नहीं है, कोई नहीं जानता। इसलिए उस समय अभी तो तुरंत वो जैसा ही यूपीएससी रिजल्ट अनाउंस किया, सारे नेट में हर जगह पर है। उस समय या तो आप दिल्ली में यूपीएससी कार्यालय में जो सूचना पट पर जाके वो देख लीजिए अपना नंबर कहाँ पर है, या नहीं है तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो होता था बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ पर टेलीप्रिंटर में आने से जाके वहाँ देख ले, नहीं तो दूसरा दिन अखबारों में छपता था वो। आप कहाँ? तो मैं अपना मैं उस समय नौकरी कर रहा था एनटीपीसी फरक्का में, वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ अखबार जो है ना सप्ताह में एक बार आता था, हमको ये पता भी नहीं था कि यूपीएससी का रिजल्ट निकला हुआ है। वो क्या बहुत बहुत दूर में था, वो एनटीपीसी फरक्का बन रहा था मालदा शहर से थोड़ा दूर पर। तो वहाँ के जो अखबार लाने वाला अगर आज लाया अखबार, फिर तीसरा दिन चौथा दिन लाता था। तो हमको पता नहीं था कि रिजल्ट आया नहीं आया, हम लोग अपना व्यस्त है। मैं उसको कहते O&M ऑपरेशनल मेंटेनेंस इंजीनियर फॉर ए टर्बाइन, तो उसमें था। क्योंकि मुझे ये लग्जरी नहीं था कि हम कोचिंग करके परीक्षा लिखे, क्योंकि लगातार हम लोगों के यहाँ कोई तूफान आता, कुछ बाढ़ आता, फसल खराब हो जाता, ज़मीन ज़्यादा रहने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति में उन दिनों में जब हम लोग इस स्थिति में था तो फसल का नुकसान ज़्यादा होता था। मैं सोचा कि पिताजी को मदद करना चाहिए, भी नौकरी करके परीक्षा वगैरह बाद में देखेंगे। तो वहीं लिखा तो कोई मित्र लाया
अरे इसमें यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो उसमें खोजना है। तो हाँ, अभी कंप्यूटर में क्या है कि आप फाइंड करके अपना नाम या नंबर लिखने से आ जाएगा, लेकिन उस समय खोजते खोजते, जैसा खोजते खोजते जा रहा है तो दिल का धड़कन बढ़ते जाता है। हाँ, तो लेकिन लकीली वो था वहाँ पर, तो मैं कहा ठीक है आया। तो लेकिन उस समय गांव में फ़ोन करने के लिए फ़ोन भी नहीं था। बाद में जब हम लोग सप्ताह 10 दिन के बाद जब गांव गया तो बताया, तो और बताने के बाद उनको उससे कोई प्रभावित होने के लिए भी वो क्या है कौन जानता है। केवल मेरा पिताजी बताया था कि पुलिस का नौकरी, तो देखिए क्या पुलिस का नौकरी जाना जरूरी है, क्योंकि तो वो भी बहुत जानकार होकर नहीं बोले, क्योंकि हमारे परिवार के मतलब हम लोगों का गांव के अगल बगल के लोगों का उन दिनों में जो 1946, 47, 48 उस टाइम में जो कम्युनिस्ट लोगों पर बहुत ज़्यादा दमन होता था, सरकारी दमन, उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और वही याद है लोगों को, इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है पुलिस नौकरी को। इनफैक्ट जब मैं आया तो बहुत लोग पसंद नहीं किया पुलिस नौकरी को कि पुलिस नौकरी में क्यों जा रहा है। तो मैंने बताया था कि देखिए हर आदमी दमन नहीं करता है, और अच्छे लोग नहीं जाने से और दमन बढ़ेगा, तो जाने तो हम अगर जिस दिन मुझे लगेगा ठीक नहीं लगेगा हम छोड़ देंगे। तो वही इसी उद्देश्य है। आपने कहा कि खुलकर विचार रखना चाहिए, और चूंकि अब तो आप रिटायर भी हो चुके हैं, कहा कि पॉलिटिक्स में आइएगा या नहीं, जब मैंने पूछा तो आपने कहा कि 3-4 महीना नहीं सोचेंगे। देश में जो अभी पॉलिटिक्स की स्थिति है, आपको क्या लगता है कि कौन ठीक है? वर्तमान सरकार जो है वो ठीक है? सीधा सवाल ये कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में अगर दोनों में अच्छा लगे तो कौन? नहीं, बिल्कुल अनुचित है। अभी इस टाइप का बातों को हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उसके लायक हूँ। उतना परिपक्वता भी मुझे नहीं है, उतना समझदारी भी मुझे नहीं है। दूसरा है कि अभी अभी सरकारी नौकरी से रिटायर होके ये जो विवादास्पद बातें करना या नहीं तो कंट्रोवर्सीज में जाना ठीक नहीं है। या और दूसरा है कि हम कौन होते हैं ये बोलने वाला, कौन सही है नहीं है, देश का जनता डिसाइड करेंगे। और हर एक व्यक्ति की एक अपनी पसंद है। मुझे मुझे मैं कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। और इसकी एक शालीनता होना चाहिए सार्वजनिक रूप से बोलने के पहले। पहले हमको अपना परिपक्वता होना चाहिए, मुझे अपना समझदारी होनी चाहिए, और मुझे उस फील्ड में कोई समझदारी ही नहीं है। अब मैं मेडिसिन नहीं किया, किसी का दवा दे के इलाज करूँगा तो जितना आशास्पद होगा, तो अगर हम राजनीति का बात करेंगे तो उससे ज़्यादा आशास्पद होगा, क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे एज ए पब्लिक सर्वेंट में इतना ही जाना कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री जी किसी भी दल का हो, तो हमारा अपना ड्यूटी निर्धारित है कि हमको कानून नहीं करना है। ये तो सर किताबी बातें हो गई। वही बात है। कई ऐसे आईपीएस अधिकारियों उनसे बात होती है तो वो बोलते हैं कि अब सिर्फ पार्टी का झंडा गाड़ी में टंगना बाकी रह गया, बाकी सारा हम नहीं जानते। देखिए, क्योंकि मैं ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। अगर ऐसा किया तो कौन किया है मुझे पता नहीं, मैं ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। मेरे लिए मेरा गाइडिंग लाइट देश का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, और जो नियमानुसार बने हुए नियम कानून, उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। और जनता जिसको चुने और वो गवर्नमेंट बनाएंगे, वो उनके साथ हम लोग काम करेंगे। और एज ए पब्लिक सर्वेंट वी हैव नो लाइक्स, डिसलाइक्स और एनी प्रेफरेंस फॉर एनीबॉडी और नॉट नो प्रेफरेंस फॉर एनीबॉडी, वो है ही नहीं है। अब आप ये सवाल अभी हमसे 4-5 साल के बाद पूछेंगे हमसे, कभी अगर उसमें हम रुचि लेके कुछ करके, तब हो सकता है कि मैं कुछ कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकूं कि मेरा अपना विचार क्या है। लेकिन आज इस समय भी मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। सरकार बदलने से, पॉलिटिकल लीडर बदलने से सर्विस पर कितना असर पड़ता है? देखिए, ऐसा है कि सरकारें बदलने से उन लोगों को अंतर पड़ता है जो किसी के साथ वो जुड़ा हुआ हो।
अगर जैसा मैंने बता रहा था कि पब्लिक सर्वेंट का धर्म ये होना चाहिए कि बिल्कुल एपॉलिटिकल रहना है, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है, किसी भी तरह से राजनीति से जुड़ना नहीं चाहिए नौकरी में रहते हुए, तो उनको कौन फ़र्क पड़ता है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, वो पुलिस आईपीएस ऑफिसर्स को क्या क्या पोस्ट मिलता है वो निर्धारित है, हर पोस्ट का क्या ड्यूटी है वो निर्धारित है। कोई भी सरकार आएगा हमको वही करना है। लेकिन सर इतना आसान है, आपको पता है कि पोस्टिंग में आजकल पैसा कितना लगता है, उसके बाद फिर काम करना। डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दोस थिंग्स, मुझे पता नहीं है ये सब का बारे में, हम कभी सोचा भी नहीं है। कम से कम मैं आपको ईमानदारी से बता सकता हूँ हम लोग कभी नहीं किए, ना कभी हमको करने का अवसर पड़ा। और इन चीज़ों को हम लोग चर्चा नहीं कर, इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये कितना सही है नहीं है, भ्रामक है, कोई दुष्प्रचार कर रहा है, वी डोंट नो, इसलिए बात नहीं करना चाहिए। अच्छा, एमवी राव एक कड़क मिजाज के लिए जाने जाते हैं। आपने कहा कि अगर कोई आयरन हैंड बोले तो मेरे लिए किताब होगा। एक एमवी राव के अंदर भी कोई एमवी राव हैं? आप कभी अकेले में हंसते हैं, गाते हैं, किताब पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ ऐसा शौक है आप? देखिए, ऐसा है कि मैं कानून का इम्प्लीमेंटेशन में बहुत एक कड़क स्वभाव का हूँ, लेकिन आप देखिएगा, आप यू वोंट बिलीव, मैं अपने बच्चों को जोर के आवाज़ से कभी डांटा तक नहीं है, मारपीट करने का तो दूर की बात है। तो कुछ दिन पहले मेरी ग्रैंड डॉटर आई यहाँ पर, तो उनको कोई खिलौना इधर उधर फेंक रहा है, तो कोई बोला कि अच्छा, स्टाफ बोला कि आपका फादर से बोलेंगे, मदर से बोलेंगे, ऐसा मत करो। तो कुछ भी नहीं मान रहा था। तो तब मेरा बेटा बोला कि इनको कैसा पता होगा कि मदर से बोलने, फादर से बोलने से कौन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम कभी उनको डांटा तक नहीं है, एक ज़ोर से आवाज़ से कभी बोले नहीं है, क्योंकि हम अपना फादर से सीखे कि बच्चों को कभी ज़ोर का आवाज़ से भी नहीं बोलना चाहिए। मैं बहुत ही सरल स्वभाव का हूँ, दिल में किसी का आंख में पानी देखना नहीं चाहता मैं। बाय गॉड, मैं इतना अंडा तक नहीं मैं खाने वालों को मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, अंडा तक नहीं खाने वाला प्योर वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि पता नहीं, मैं किसी जीवी को दुख पहुँचाना मैं समझ नहीं सकता हूँ कि क्यों पहुँचाना है। क्या हम लोगों को जीने के लिए कोई किसी को दुख पहुँचाना ज़रूरी है? जी सकते हैं ना, बिना दुख पहुँचाए भी जी सकते हैं, दूसरों को मदद करते भी जी सकते हैं, वो विचार हम लोगों का है। तो सबका अपना अपना विचार है, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वुड लाइक टू क्लैरिफाई, आज दुनिया इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, कुछ भी बोलने के पहले बहुत 10 बार सोचना पड़ेगा। मेरा कहना कतई ये नहीं है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना, आपको जो अच्छा है वो खाइए, हमको कोई मतलब नहीं, हम नहीं खाएंगे। अच्छा सर, अब आप रिटायर हो चुके हैं, झारखंड में रहना है या फिर? नहीं, अपना देखिए, मैं अगर हमको ऑप्शन रहता तो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। यहाँ से पिटोरिया घाटी की रास्ता जाने का रास्ता में गांवों को देख के लगता है कभी कभी मन में कि एक छोटा सा ज़मीन खरीद के वहाँ उसी टाइप के एक झोपड़ी बना के यहीं रहे ज़िंदगी भर। बाय गॉड, बहुत बार मन डोलता है कि यहीं रहे ज़िंदगी भर। क्या खूबसूरती है, क्या शांति है। तो लेकिन मेरा सब कुछ वहाँ है ना, मेरा पूर्वजों का ज़मीन, मैं जहाँ जन्म लिया, जहाँ पर बड़ा हुआ, जहाँ मेरा रिलेटिव्स है, सारे हित नात रिश्तेदार सब वहाँ हैं, तो जाना है वहीं, तो आते रहेंगे। भूल पाइएगा झारखंड को, और जाते जाते झारखंड वासियों को क्या? नहीं, देखिए, भूलना इसलिए आसान नहीं है, क्यों बोले, तो 34 ईयर्स, और वो भी फ्रेम ऑफ द यूथ से लेकर एक वृद्धावस्था तक, जो कहता है ना वार्धक्य, सेवानिवृत्ति, तो इतना लंबी समय, मोर देन 30 ईयर्स जहाँ पर समय बिताए बिहार और झारखंड में, तो वहाँ दिल इतना लग जाता है कि तो कैसा बोल पाए, ये इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक दिल में समा जाता है। अब जब जहाँ जहाँ हम लोग 13
लगभग एएसपी एसपी में मिला के हम 13 जिलों में काम किया था। एक एक जगह पर हमको आज भी इम्पोर्टेंट घटनाएं याद है, कुछ अच्छे जो लोग हैं जो हमको हमेशा मदद में रहे वो लोग याद है, और जितने कुछ दर्दनाक घटनाएं हुई तो वो याद है, जिनको आंखों में आंसू आया वो घटनाएं याद है। तो इट्स नॉट ईजी। आप भी कहीं अगर जाके 25-30 साल रहेंगे, चाहे वो इस भारत में हो विदेशों में हो जहाँ भी हो, तो आप वहाँ का हो जाएंगे, आप नहीं भूल नहीं पाएंगे। और ख़ास करके बिहार सरकार जैसे जनता को भूलना तो अपने आप को भूल जाना होगा, क्योंकि ये यहाँ खासियत है कि जो भी आया वो अपना हो जाता है, कहीं से भी आया, ऐसा लोग तो कहीं नहीं मिलता है। बहुत रेयर क्वालिटी है। और भूल जाइए गरीबी अमीरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, दिल बहुत बड़ी है। 34 साल का इतिहास को 1 घंटे में नहीं समेटा जा सकता, इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया। एक आखिरी सवाल, झारखंड जो है नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, आप कई क्षेत्रों में पुलिस के पदाधिकारी के पद पर रहे। अभी हाल ही में जो घटना घटी लातेहार में डिप्टी कमांडेंट शहीद हो गए, और जिनसे मुकाबला था वो एक स्प्लिंटर ग्रुप था जेजेएमपी। तो झारखंड में जो नक्सलवाद की स्थिति है, क्या लगता है कि पुलिस ऑफिसर के चलते अभी जो नक्सलवाद है वो बचा हुआ है? क्योंकि जो उग्रवादी संगठन है, कहा जाता है कि पुलिस के ही कई पदाधिकारियों ने उसे खड़ा किया। देखिए, बहुत विवादास्पद बातों में हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग एक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देखने से इसका मतलब अलग हो जाता है। एक समय का एक मांग होती है, कोई कभी सोचे होंगे कि, लेकिन उनका मकसद में कोई खोट नहीं था। जिस मकसद से वो लोग कुछ किए होंगे कोई खोट नहीं था, लेकिन कालक्रम में किस तरह से वो डेवलप हुआ आई डोंट नो। घटना तो किसी का भी अपना पुलिसकर्मी का अफसर का शहीद होना तो दर्दनाक है, लेकिन एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि जंगल पहाड़ों में छिपे हुए घात लगा के बैठे हुए लोगों से लड़ने में खतरा है। और कोई अपने को खोना इस बात की ये सर्टिफिकेट नहीं है कि वो हम लोगों से बलवान है, वो नहीं है। एक सिंगल आदमी भी घात लगा के किसी को गोली मार के भाग जा सकता है। और इसका अतीत में जाकर देखने से यही लगेगा कि एक को मानना पड़ेगा, इसको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। हम लोग पॉलिटिकली अलग रख के, निश्चित रूप से एक उपेक्षित जनता है जहाँ पर वर्षों से दशकों से उन तक सरकारी स्कीम्स का कोई फ़ायदा नहीं पहुंच पाया है। और उन लोगों के लिए लगभग सरकार एग्जिस्ट नहीं करता था अब से 30-40 साल पहले। जैसा हम भी देखे, जैसा एक छोटा लड़का के रूप में, जैसा मेरा गांव था, तूफान आता था, बाढ़ आता था, तो जब तक हम लोगों का गांव के मतलब है कि हमारे लिए ना तो देश का कोई कौन पीएम थे, कौन हमारा सीएम थे, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नहीं पहुँचता था। बाढ़ आने पर हम लोग अपना आप को बचा लेते थे, जो कुछ अपना बचा के बाहर ला सकते थे लाते थे, जाने के बाद फिर जाकर अपना रिपेयर करते थे। उस तरह से तूफान आया, कहीं से कहीं छिप के बच जाते थे, फिर ख़त्म हो के जाने के बाद फिर घर ठीक कर लिया, अपना झोपड़ी ठीक कर लिया, अपना खेत वर ठीक कर लिया जीना। तो उस तरह से जहाँ पर वो सरकार होने की एहसास नहीं है। मैं खुद देखा है एज ए चाइल्ड इन माई चाइल्डहुड। हम अगर हमारे गांव में तूफान आ रहा है तो जो छोटे छोटे झोपड़ी टाइप का नुमा मकान है या कमज़ोर दीवार वाला है, छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग है, वो सब गांव वाला मिलकर उन सबको
एक कोई पक्का मकान जहाँ पर सुरक्षित रह सकता वहाँ ले जाता था, और तूफान 1-2 दिन में चला जाने के बाद फिर अपना अपना घर, इस बीच में जिसका घर गिरा, कुछ हुआ, अपना रिपेयर उपरा कर लिया अपना, और 1 दिन 2 दिन को थोड़ा कम खाया, नहीं है तो नहीं खाया, भूखा रहा, फिर किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करता था। तो वहाँ पर हम लोगों को सरकार होना नहीं होने से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होती थी। मैं बात कर रहा हूँ करीब 40-45 साल पहले। अब धीरे धीरे वो स्थिति बदलते बदलते लगभग हर जगह पर सरकार की स्कीम्स पहुँचने लगा है, लोगों का पूछ होने लगा, दूर दराज के लोगों के बीच में भी सरकारी स्कीम्स की फ़ायदा पहुँचने लगा। तो अब वो स्थिति नहीं रहा, लेकिन फिर भी कहीं उपेक्षित लोग हो सकता है, या उनको मिलने वाला चीज़ को कोई तेज़ लोग खा जाते हो धोखा से, तो उन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि देखिए कोई जानबूझकर आतंकी बनना नहीं चाहता है, वो कोई खेल के लिए आतंकी नहीं बनता है या उग्रवादी नहीं बनता है, कहीं ना कहीं कोई उनका ऐसा परिस्थितियाँ बनी है। मैं उग्रवाद को या आतंकवाद को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका पनपने का जो पीछे का कारणों को हम लोग कुछ तक पहचान के, बहुत बार हम लोग देखते थे कि अब से 10-15 साल पहले जब हम लोग रोहतास में, औरंगाबाद में, वो जहानाबाद में, वो इलाका में काम करते समय कुछ ऐसा उग्रवादी पकड़ा जाने का वो बोलते थे कि उनका ज़मीन को है कोई गांव का मजबूत आदमी कब्जा कर लिया, और विरोध करने पर उसका माँ बाप को मारपीट कर लिया, या हत्या भी हो गया, कोई सुन नहीं रहा, इसलिए ये जाके कोई उग्रवाद संगठन में शामिल हो गया उनसे बदला लेने के लिए। हर आदमी ऐसा नहीं है, ऐसा भी कुछ घटनाएं थी। त्वरित न्याय दिलाना लोगों को और सबको समान रूप से देखना, और एक स्वच्छ शासन व्यवस्था देने से लोगों को अपने आप कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थे एम.वी. राव, जो 1987 बैच के आईपीएस हैं। रिटायर हर किसी को होना है, लेकिन रिटायरमेंट के समय जब पीछे बीते हुए समय को याद करके खुशी हो कि हमारा जो बीता हुआ समय है वह सुखद है और हमसे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ हो या फिर किसी को कष्ट नहीं पहुंचा हो, तो वह रिटायरमेंट सुखद हो जाता है। और यही वजह है कि एम.वी. राव कह रहे हैं कि 34 साल के कार्यकाल के बाद आज किसी भी बात को लेकर कोई मलाल नहीं है। अपने सहयोगी विवेक के साथ सनी सारद, द फॉलो-अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in